Okay. Hello everyone. Myself Tushar Rana and I am from Triple IT Sri City. And currently I am a second year undergraduate student doing CSE from BTech. So हमने अपने पिछले लेक्चर में अपना क्लास 11 का चैप्टर 5 स्टार्ट कर दिया था, दैट इज द स्टेट्स ऑफ मैटर। और हमने इसके बहुत से क्वेश्चंस भी कर लिए थे। ओके, तो हम इस सीरीज में अपने एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ओके, तो मैंने आपको बताया था इसमें बहुत से टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जिसमें से एमसीक्यू टाइप 1 एंड एमसीक्यू टाइप 2 हमने पूरा खत्म कर दिया था। एंड वी वर एट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, जो कि हमारा थर्ड टाइप था फॉर दिस चैप्टर। ओके, सो आई लेट्स सी कौन सा क्वेश्चन था जो हमने लास्ट बार किया था। मोस्टली 20 to 21 क्वेश्चन पे थे हम। ओके, लेट मी चेक द प्रीवियस स्लाइड। ओके, सो हमने 21 क्वेश्चंस कर लिया था। तो इसमें अच्छा, ये क्वेश्चन ए बी सी। ओके, तो मैंने आपको बताया भी था कि ये क्वेश्चंस एक दूसरे से थोड़े इंटर रिलेटेड है। इन दोनों के आंसर यानी ए बी सी के जो आंसर है वो उन्हीं उन्हीं में छुपे हुए थे। ओके, तो आपको बस अच्छे से ये पढ़ना था इनका इन्फॉर्मेशन, और क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ना था, तो आप आंसर इजिली निकाल सकते थे। ओके, सो बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 22। ओके, सो चलिए चालू करते हैं। तो क्या होता है क्वेश्चन नंबर 22? What will be the molar volume of nitrogen and argon at 273.15 and 118? ओके, सो हमारे पास कंडीशन क्या दी हुई है? कंडीशन दी हुई है, दैट इज हमारे पास टेम्परेचर दिया हुआ है 273.15 के। ओके, एंड प्रेशर कंडीशन क्या दी हुई है? 1 एटमोस्फियर। सो ये कंडीशन अब कहीं देखी देखी से लग रही है मुझे तो। ओके, तो हमें पूछा भी क्या? मोलर वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एंड आर्गन। तो जो पूछा है उसे भी लिख लेते हैं, मोलर वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, ओके, एंड आर्गन। ठीक है, तो नाइट्रोजन और आर्गन की मोलर वॉल्यूम बताना है हमें इस टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पे। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन दी हुई है ना, ये एक एसटीपी की कंडीशन होती है, दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। ओके, तो आपने मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में ये पढ़ा होगा कि एट एसटीपी हमारा प्रेशर 1 एटीएम रहता है और हमारा टेम्परेचर 273.15 केल्विन रहता है। ओके, या फिर उसे आप 0 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं, और 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये जब भी ऐसा कुछ कंडीशन आएगा तो आप एसटीपी वाली कंडीशन लगा देंगे। ओके, और आपको पता है कि एट एसटीपी मोलर वॉल्यूम कितना होगा? मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैसेस इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ओके, तो इजी था ये क्वेश्चन, बस आपको एसटीपी की कंडीशन याद रहती तो ये इजीली आप कर सकते। ओके, तो मुझे यहाँ पे ड्रॉ करने दीजिए। ओके, सो आवर क्वेश्चन नंबर 22 इज ऑल्सो फिनिश्ड। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 23 सॉरी। सो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? अ गैस दैट बॉइल्स a gas that follows Boyle's law, Charles' law, and Avogadro's law is called an ideal gas. Okay. So under what condition a real gas would behave ideally? So ये बोल रहा है कि हमारा जो एक गैस है, अगर वो हमारा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, तो आप सभी को पता होगा कि जब आपने गैसेस थ्योरी जब चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने ये सारे तीनों लॉ तो आपने पढ़े ही होंगे। ओके, सो अगर एक गैस है जो ये तीनों लॉ फॉलो करता है तो वो हमारा एक आइडियल गैस कहलाता है। ठीक है, तो वो बोल रहा है ऐसी कंडीशन बताइए जिसमें रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। ओके, तो आपको पता है रियल गैस का लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर वाला कंडीशन रहता है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 23 हेडिंग डाल देते हैं। ओके, तो गैस आपको सबको पता है, ये तो मैं नहीं लिखूंगा, ये जो ओके, सॉरी सॉरी फॉर द डिले। ओके, सो हम अपने क्वेश्चन नंबर 23 में क्या देख रहे थे कि हमें रियल गैस और आइडियल गैस के बीच पे बेसिकली उसने डिफरेंस पूछ लिया। उसने पूछ लिया है कि अगर हमारे पास रियल गैस दी हुई है तो वो आइडियली बिहेव कब करेगी। ओके, तो देखिए ये कब होता है पता है क्या? रियल गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस अंडर सर्टेन कंडीशन। तो वो कुछ कंडीशन मैं लिखवा रहा आपको। फर्स्ट थिंग इज टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन ही रहेगी। ओके, तो हमारे पास जो प्रेशर कंडीशन रहती है वो लो प्रेशर रहता है। फर्स्ट थिंग लो प्रेशर। ओके, एंड द सेकंड थिंग इज दैट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर। ओके, तो अगर हमारे पास कोई गैस है, ओके, और उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर अपना कुछ हाई है एंड उसका एनवायरमेंटल टेम्परेचर दैट इज लो प्रेशर पे, ठीक है, तब वो गैस हमारी आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगी। ओके, तो इसमें बेसिकली क्या होता है पता है क्या है? अब आप बोलेंगे सर आपने ये तो बता दिया कि इन्फॉर्मेशन, चलिए ठीक है, बट ये बेसिकली करते क्या है? देखिए, अंडर दिस कंडीशन, अंडर दिस कंडीशंस, ओके, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं ना, यानी कि मान लीजिए कुछ भी गैसेस आप मान लीजिए, जैसे कुछ भी आप नाइट्रोजन गैस मान लीजिए फॉर एग्जांपल,
उसके कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे, तो इनके बीच के जो इंटर मॉलिक्यूलर फूड इंटरेक्शन का जो होता है, ओके, इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, तो इनके बीच का इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बहुत ही ज्यादा मिनिमम हो जाता है जब ये टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन अप्लाई होती है उस पर, ओके, मिनिमम। और उसी की वजह से हमारा जो रियल गैस है बिहेव करता है एज एन आइडियल गैस। तो ठीक है, मुझे आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ओके। तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं आना चाहिए, और अगर दिक्कत आए तो आप चाहे तो एक बार फिर से देख सकते हैं वीडियो, ओके। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है? Two gases A and B are filled in separate container of equal capacity under the same condition of temperature and pressure. Okay, तो ठीक है, वो बोल रहा है कि दो डिफरेंट गैसेस है A and B, और वो सेपरेट कंटेनर्स में रखे गए। ओके, तो हम कंटेनर बना लेते हैं, एक कंटेनर ए मान लीजिए, एक कंटेनर बी मान लीजिए, ठीक है। एक भी उसमें गैस ए है, गैस बी है, और इन दोनों की वॉल्यूम और यानी कि कैपेसिटी भी सेम है, ओके, और टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन भी सेम है। On increasing the pressure slightly, the gas A liquefies, but the gas B does not liquefy. Okay, uh, does not liquefy even on applying high pressure until it is cooled. Okay, explain this phenomenon. तो उसमें बोल रहा है, तो इसमें जब टेम्परेचर है, जब हम इसे इंक्रीज कर रहे हैं, ओके, जब हम ए गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करने जा रहे हैं, ओके, सॉरी टेम्परेचर कह रहा मैं, दैट इज द प्रेशर। जब हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, तब हमारा गैस ए जो है वो लिक्विफाई होना स्टार्ट कर देता है, स्टार्ट्स टू लिक्विफाई। लेकिन अगर हम गैस बी के बारे में बात करें, तो वो हाई प्रेशर लगाने पे भी, यानी कि अब जब प्रेशर लगाएंगे हाई, डज नॉट नॉट स्टार्ट। तो ये क्यों होता है, ये फिनोमिना बताएं, चलिए देखिए। तो देखिए, जब आप स्लाइटली यानी कि जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं स्लाइटली इन ए, तो वो लिक्विफाई करना चालू हो जाता है, बट जो बी है वो डज नॉट लिक्विफाई, ओके। तो इसके पीछे का रीजन क्या होता है? क्योंकि वो दोनों जब कूल कर रहे हैं ना, यानी कि आप जब हाई प्रेशर लगा रहे हैं, ओके, तो उसके पहले आपको उसका जो टेम्परेचर कंडीशन है उसको कूल करना होगा, ओके। तो वो सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे नहीं है। क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए, आपने ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, ओके, स्लाइटली इन ए, इट स्टार्ट्स लिक्विफायर, ओके। ये तो आपको बताया गया था कि वो लिक्विफायर स्टार्ट कर जाएगा, ओके। बट बट बी डज नॉट लिक्विफाई। और ये ऐसा ही नहीं कि सिंपल कंडीशन दी है, इसमें भी हमने प्रेशर इंक्रीज कर रहा है ऑन अप्लाइंग हाई प्रेशर, ओके, जब तक कि वो कूल नहीं हो रहे, अंटिल इट इज कूल्ड एट सेम टेम्परेचर, ओके, एंड प्रेशर इन, और वहां पे कैपेसिटी भी हमारी सेम है। तो देखिए यहाँ सभी चीज सेम है, एंड कैपेसिटी ऑल्सो सेम। तो ये इसके पीछे का रीजन क्या हो रहा है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो गैस ए है ना, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम है, ओके। क्या कहना चाह रहा मैं, कि अगर आपको किसी गैस को लिक्विफाई करना है तो आपको क्रिटिकल टेम्परेचर देखना होगा किसी भी गैस के, क्योंकि पर्टिकुलर गैस के लिए उसका डिफरेंट क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो आपने ये पढ़ा होगा, व्हाट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर लिक्विड स्टेट जो एक चैप्टर होता है, ओके। तो देखिए, जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है ना ऑफ गैस ए, वो यानी कि बहुत ही स्लाइटली इंक्रीज करने लगता है जैसे जैसे आपका प्रेशर करते हैं। लेकिन जब गैस बी के बारे में बात करें हम, हायर टेम्परेचर पे, ओके, तो वहां पे उसका क्रिटिकल टेम्परेचर उसके जितना बराबर नहीं होता, और इसी के कारण हमारा गैस ए हमारा लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन गैस भी हमारा लिक्विफाई होना स्टार्ट नहीं होता, ओके। तो दैट इज द रीजन फॉर क्रिटिकल टेम्परेचर इज द रीजन फॉर दी दिस, ओके। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। बाकी आप चाहे तो और क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में पढ़ सकते हैं, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर इज सेम फॉर ऑल गैसेस, व्हाट इज इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। ओके, चलिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, पहले तो हम सिंपल गैस लॉ लिखेंगे, ओके, दैट इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। तो जो हमारा पी वी इक्वल टू एन आर टी है, हमें अब आर के बारे में बात करनी है, तो हम आर को आइसोलेट कर देते, दैट इज पी वी डिवाइडेड बाय एन टी, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा आर का फॉर्मूला। वैसे आर की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, बट हमें अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखना है, तो उसके लिए हमें ओरिजिनल वैल्यूज चेक करनी होगी, जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, मोल्स हो गया, ओके।
तो ये सब फिजिकल वैल्यू यानी कि हमें ये पता हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पर जो आर की वैल्यू थी हमने वो तो एस्टिमेट की हुई थी ना। चलिए, तो देखिए, जो आर की यूनिट है उसकी उसके डिपेंडेंसी डायरेक्टली पीवी से हो गया, या फिर ऐसे लिख सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। जैसे कि प्रेशर हमारा मेजर किया जाता है पास्कल में, प्रेशर को हम मेजर करते हैं पास्कल में। ओके, फिर हम बात कर ले वॉल्यूम की, तो वो कितना हो जाता है मीटर क्यूब में, और हम मान लीजिए एन इक्वल्स टू 1 मोल मान लेते हैं। ओके, टेम्परेचर हमारा केल्विन में होता है मेजर, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन, और हम डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं बेस्ड ऑन कंडीशन, बट फॉर यानी कहना चाहिए कि जनरल पर्पस हम अपना टेम्परेचर केल्विन में ही रखते हैं। तो इससे हमारी यूनिट ऑफ आर क्या आता है, वो क्या आएगा, पी पास्कल आएगा, मीटर क्यूब आएगा, केल्विन इनवर्स आएगा, मोल इनवर्स आएगा। ठीक है ना, तो ये हमारी यूनिट आ गई है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा। और इसी के साथ साथ जो आर है ना, आर बेसिकली एक टाइप से हम इसे कह सकते हैं कि एक टाइप का वर्क डन है पर मोल पर केल्विन। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको स्टार मार्क करके लिखा रहा। आर कैन ऑल्सो बी सीन एज वर्क डन पर मोल पर पर मोल पर केल्विन। ठीक है ना, तो इसलिए अगर आप इसके वर्क डन वाली यूनिट को देखेंगे तो इसकी यूनिट आ जाएगी जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। ओके, ये दो यूनिट हम यूज कर सकते हैं अगर आपको आर की वैल्यू दी हुई है तो। ओके, चलिए, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 फिर था, सॉरी, तो ये भी हमारा हो गया खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, देखते हैं। वो बोल रहा है कि वन ऑफ द assumption of kinetic theory of gases states that there is no force of attraction between the molecules of gas. Okay, how far is this statement correct? Is it possible to liquefy an ideal gas? Explain. Okay, तो वो बोल रहा है कि हमारे जो गैसेस के मॉलिक्यूल है, ओके, तो गैसेस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, ऐसा बोलना चाह रहा है वो, ये केटीजी थ्योरी के हिसाब से। बट हमें बताने की सही है या नहीं, और अगर वो सही है तो ये बताइए कि आइडियल गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं या नहीं। चलिए देखते हैं। तो देखिए, अगर हम केटीजी के अजम्पशन के बारे में बात करें, केटीजी अजम्पशन, ओके, तो अगर हम केटीजी थ्योरी जो हमें पढ़ाई गई है फॉर इन केमिस्ट्री, ओके, तो वो कहता है कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है ना वो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट थिंग। सो दिस स्टेटमेंट गिवन इज करेक्ट। तो स्टेटमेंट करेक्ट है, तो अब हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए, जो आइडियल गैस होती है ना, ओके, तो उसमें मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में। आइडियल गैस, ओके, मॉलिक्यूल्स हैव मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा कम होता है। ठीक है, और उसी की वजह से वो लिक्विफाई होना पॉसिबल नहीं उसमें, हेंस दे कांट बी लिक्विफाइड। तो आपको आंसर मिल गया आप क्वेश्चन का। ठीक है ना, लेकिन अगर हमें चाहते हैं कि हमें लिक्विफिकेशन ऑफ गैस अचीव करना है, ओके, तो ये हम तभी कर सकते हैं जब उनके मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने लगे। ओके, जो कि पॉसिबल नहीं है किसी आइडियल गैस में। सो यहाँ लिख देता मैं, इन ऑर्डर टू अचीव दिस लिक्विफिकेशन, okay, when force of attraction is increased। ठीक है ना, और जो कि हमारा यानी कि विच इज नॉट पॉसिबल, फर्स्ट थिंग, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर आइडियल गैस। ठीक है ना, अगर रियल गैस के बारे में बात करें तो हम उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। ओके, चलिए, पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, आपको बस चैप्टर के नॉलेज थोड़ा अच्छे से रहना था, तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं ये आंसर के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मोल बिटवीन द क्या बोल रहा है, मॉलिक्यूल्स। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सरफेस टेंशन, वाटर, अल्कोहल एंड हेक्सेन। ओके, तो इनके बीच के बारे में हमें सरफेस टेंशन की बारे में बात करनी है। ओके,
तो बोल रहा है कि सरफेस टेंशन डिपेंड करता है अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में, और हमें इन्हें अरेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सरफेस टेंशन। ओके, तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ? वाटर दिया है सबसे पहले, तो दैट इज H2, C2H5 दिया हुआ, दैट इज अल्कोहल, अल्कोहल, C2H5OH, और हमारे पास दिया हुआ है हेक्सेन। ओके, जिसका फॉर्मूला कुछ थोड़ा सा लंबा सा है, CH3CH2O। ओके, सो मैं नीचे लिख देता हूँ, दैट इज 4 आ जाएगा उसके नीचे में, और फिर से CH3। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे क्या। तो देखिए बात ऐसी है कि जो वाटर और अल्कोहल होते हैं ना, वो पहली बात तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, कैसे होते हैं देखिए, वाटर एंड अल्कोहल, दे बोथ आर पोलर मॉलिक्यूल्स। ओके, सो बिकॉज क्योंकि दे हैव इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम होता है यहाँ पे। ओके, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन ही है, जिसकी वजह से यहाँ पे पोलर नेचर आ जाता है। ओके, और साथ ही साथ इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, along with it they have हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा होगा, क्या चीज है? ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पावरफुल चीज। ओके, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन फोर्स तो रहता ही है, ठीक है। लेकिन अगर हम वही बात करें हेक्सेन के बारे में, हेक्सेन, ओके, तो ये हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है फर्स्ट थिंग, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जितने भी हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है, तो नॉन पोलर होते हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ द, उसमें कुछ कंडीशन आती है जब आपने IUPAC पढ़ा होगा। ओके, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। सो और इनमें अगर फोर्सेस के बारे में बात कर ले, इसमें लंदन फोर्सेस आता है। ओके, लंदन डिस्पर्शन फोर्स, जैसे हम इस तरीके से भी जानते हैं। और ये फोर्सेस पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फोर्स के रिस्पेक्ट में बहुत ही वीक फोर्स है। दिस फोर्स इज वीक फोर्स बिटवीन दी मॉलिक्यूल। सो इसी की वजह से वाटर की स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये हेक्सेन से तो ज्यादा ही होता है। लेकिन द थिंग इज दैट अगर हम बात करें दैट इज H2 एंड C2H5OH के बारे में बात कर ले, तो इन दोनों के बीच की जो फोर्सेस है वो तो ज्यादा ही होगी एज कम्पेयर टू हेक्सेन। लेकिन अगर हम इन दोनों के बारे में बात करें, ओके, तो देखिए जो वाटर होता है ना, वाटर हैज स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन अल्कोहल। ओके, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वो हाइड्रोजन ही है इसलिए ऐसा कुछ है ना। द थिंग इज दैट जब आप H2 का स्ट्रक्चर देखेंगे ना, ओके, तो उसमें आप देखेंगे उसके जो अलाइनमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम है वो इतने कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू दिस अल्कोहल। ओके, तो इसलिए हमारा जो सबसे कम हो जाएगा दैट इज हेक्सेन, फिर अल्कोहल, और उसके बाद में वाटर। और हमको दिया ही हुआ है स्टार्टिंग में कि जो ऑर्डर है अट्रैक्टिव फोर्सेस का, वो डिपेंड करता है, यानी कि सॉरी, जो हमारा सरफेस टेंशन का मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है ऑन द अट्रैक्टिव फोर्सेस। ओके, तो पहली बात तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस अट्रैक्टिव फोर्सेस तो हम ऐसे कर सकते हैं, क्या कहते हैं कि हमारा दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस टेंशन में, चलिए आप कंडीशन लिखा देता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो यही ऑर्डर होगा हमारा। तो चलिए आपको आंसर भी मिल गया, ठीक है ना। चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 27 भी इजी था, बस आपको अट्रैक्शन फोर्सेस यानी कि थोड़ा इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और इनके बारे में थोड़ी प्रॉपर्टीज पता रहनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? प्रेशर exerted by saturated water vapor is called aqueous pressure, and what correction term will you apply to the total pressure to obtain a pressure of dry gas? चलिए देखिए, तो देखिए जो गैस कलेक्टेड होती है, यानी द गैस कलेक्टेड ओवर वाटर, ओके, बहुत ही मॉइस्ट होती है और उसमें सेचुरेटेड वाटर वेपर भी रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रेशर एक्सर्ट होना चालू कर जाता है, उसी को हम एक्वस टेंशन कहते हैं। तो एक्वस टेंशन क्या कहना चाहिए? एक्वस टेंशन की मैं आपको डेफिनेशन लिखा देता है। एक्वस टेंशन, ओके, सो एक्वस टेंशन बेसिकली क्या होता है? द गैस कलेक्टेड ओवर वाटर is moist and has
Saturated water vapor, the thing is that water vapor, ओके, तो इनके वजह से दिस ये मॉइस्ट हो गया, ये सैचुरेटेड वाटर वेपर हो गया, उसकी वजह से ये एग्जर्ट करते एक प्रेशर, एक्सर्ट्स एंड प्रेशर, ओके, उसी को हम कहते हैं नोन एज एक्वस टेंशन। चलिए, तो अब बात करते हैं हम टोटल प्रेशर निकालना है। चलिए, नाउ वी विल कैलकुलेट नाउ टोटल प्रेशर ऑफ गैस। वो क्या होगा, आपको पहले लिखना पड़ेगा मॉइस्ट गैस का प्रेशर और उसे इक्वल करना पड़ेगा। मॉइस्ट में क्या होगा, फर्स्ट थिंग द ड्राई गैस पार्ट जो हमें पूछा गया है, और एक्वस टेंशन, ये सब आपने पढ़ा होगा मोस्टली। तो इससे हमें प्रेशर ऑफ ड्राई गैस आ जाएगा, दैट इज पी मॉइस्ट माइनस एक्वस टेंशन, ठीक है ना। तो बस यही है आपका आंसर। तो जो आप करेक्शन टर्म अप्लाई करेंगे टू द टोटल प्रेशर टू ऑब्टेन द प्रेशर ऑफ अ ड्राई गैस, दैट इज द, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे करेक्शन टर्म इज इक्वल टू टी टोटल माइनस एक्वस टेंशन, ठीक है ना। बस यही था आपका आंसर। तो आपको बस प्रेशर यानी कि टोटल प्रेशर में मॉइस्ट और ड्राई गैस का क्या पार्ट, क्या रोल लगता है, यही बता करना। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिए, बहुत ये जो केमिस्ट्री जो चैप्टर है ना, यानी केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, और हमने जो चैप्टर पकड़ा है दैट्स चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल साइड में ज्यादा जाता है, क्योंकि द थिंग इज दैट इसमें आपको मैटर के मॉलिक्यूल्स, उनके बीच के इंटरेक्शन फोर्सेस, उनकी थोड़ी सी बिहेवियर, उनका थोड़ा सा नेचर पता करना पड़ता है आपको बेसिकली, यानी आपको उन गैसेस, उन मॉलिक्यूल्स की थोड़ी सी फंक्शनैलिटी, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पता रहना चाहिए, वो किस तरीके से बने हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा डीप में जाना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना, ऊपर ऊपर से आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो वो तो इजीली बन जाएंगे, बट द थिंग इज दैट जब आपको अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें आपको मॉलिक्यूलरिटी के ऊपर जाना पड़ेगा, ओके। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो कोई नहीं, करेंगे हम। और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे जैसे कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, पर वो थोड़े से इसमें फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट लेट्स सी इफ वी गेट सम क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो मैं बस इसमें थोड़ा सा आपको बता दिया कि ये चैप्टर थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, ताकि आप पहले से इसे छोड़ ना दो थ्योरी थ्योरी करके। सो नेम द एनर्जी विच अराइजेस ड्यू टू द मोशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ बॉडी, हाउ इज द एनर्जी अफेक्टेड व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, जो एनर्जी अराइज होती है ड्यू टू द मोशन ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ बॉडी, उसे हम कहते हैं बेसिकली थर्मल एनर्जी। क्योंकि ओके, क्योंकि जब आप मूव करते हैं, ओके, तो आपके मॉलिक्यूल्स एटम मूव करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा फ्रिक्शन वगैरह हो गया, तो वहाँ पे आपका टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी आप हीट महसूस करते हैं, उसी को आप थर्मल एनर्जी के फॉर्म में यानी आपकी बॉडी में थर्मल एनर्जी के फॉर्म में अराइज होती है, ओके। और उसी के आप थर्मल एनर्जी इंक्रीज करिए तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी इंक्रीज करने लगेगी, ओके, क्योंकि वहां पे आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है बेसिकली। सो चलिए, मैं आपको यहाँ पे पूरा ब्रीफिंग लिखवा देता हूँ। द एनर्जी, आई थिंक मैंने जो बोला आपको समझ आ गया होगा, राइजेस ड्यू टू मोशन ऑफ, ओके, जहां पे लिखना बोल गया, ड्यू टू द मोशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, आपकी बॉडी के बारे में बात हो रही है, ऑफ बॉडी, ओके। सो इज नोन एज थर्मल एनर्जी एंड दी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ओके। सो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी इसलिए इंक्रीज होती है कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, ओके, जब आपके बॉडी के मॉलिक्यूल्स और एटम्स जो भी है वो जब आप मूवमेंट करने लगेंगे आपकी बॉडी में, तब वहां पे थोड़ी सी टेम्परेचर आने की आपको हीट महसूस होने लगती है। जैसे आपने देखा होगा कि भी आप बहुत ज्यादा दौड़ने लग रहे हैं, तो वहां पे आपके मॉलिक्यूल्स और एटम्स आपकी बॉडी के थोड़े से मूवमेंट करना स्टार्ट कर जाते हैं, ओके। तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में थोड़ा सा टेम्परेचर राइज होता है। तो आपने कभी फील भी करा होगा कि आप जब ज्यादा थक जाते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा ऐसा लगता है कि बहुत उबाल हो गई, यानी कि बहुत ही ज्यादा गर्मी सी महसूस होती है, ओके। वो वही है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, और उसी की वजह से आपकी थर्मल एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी अराइज होना स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
ओके, तो थोड़ा सा रीजनिंग टाइप क्वेश्चन था। ओके, चलिए और बहुत से क्वेश्चन हम देखते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, नेम टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड स्टेट। ओके, चलिए देखते हैं। अगर हम हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल के बारे में बात करें, ओके, तो दो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती है। टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट, ओके, इन लिक्विड स्टेट। तो वो कौन कौन सी होती है? पहली तो होती है हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये मैं आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर मैं आपको बहुत से एग्जांपल्स करा दिए, और मैंने पिछले जो क्लास थी उसमें मैंने आपको हाइड्रोजन फ्लोराइड का ही एग्जांपल लेके बताया था कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से एक्ट करती है। ओके, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इज हाईली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। चलिए यहाँ पे रीजन भी लिखा दिया मैंने, यहीं पे आपका आधे से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सवाल खत्म हो जाता है। फिर सेकंड क्या होता है हमारा? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन प्रोसेस। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन फोर्सेस। अब ये कैसे आया? क्योंकि और हाइड्रोजन फ्लोराइड जो होता है हमारा, वो एक टाइप का पोलर मॉलिक्यूल होता है, जिसकी वजह से वहां पे हमें डायपोल देखने मिलता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड इज एन पोलर। अब ये मत पूछना कि पोलर मॉलिक्यूल कैसा है, क्योंकि देखिए वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना ज्यादा है कि वहां पे पोलैरिटी का सवाल तो पक्का खड़ा हो जाता है। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 30 होता है। ये इजी क्वेश्चन था, इस पर टाइम नहीं लगा, जल्दी लिखना पड़ा। One of the assumptions of KTG theory of gases is there is no force of attraction between the molecules of gas. ठीक है, अब फिर बोल रहा है स्टेट द एक्सप्लेनेशन एविडेंस। ओके, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। ओके, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया था। चलिए इसे मैं स्किप करूंगा क्योंकि सेम रिपीटेड क्वेश्चन हमने ऐसा क्वेश्चन कर लिया था, मुझे जहाँ तक याद है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 32। ओके, तो मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। ओके, लेट्स राइट डाउन द क्वेश्चन पार्ट। क्वेश्चन नंबर 30, तो ये क्या बोल रहा है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z ऑफ अ गैस इज गिवन एज Z इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाय nRT। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z फॉर एन आइडियल गैस? ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है फॉर रियल गैस व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ Z अबव बॉइल्स टेम्परेचर। ओके, तो वन बाय वन हम इस क्वेश्चन को करेंगे। पहले जो लिखा दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z, ओके, उसकी वैल्यू क्यों दी हुई? PV अपॉन nRT। तो ये रियल गैस के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन है। फिर बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z फॉर एन आइडियल गैस। अब हमें आइडियल गैस के लिए Z की वैल्यू बताना है। पहले देखते हैं आइडियल गैस Z वैल्यू। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए जब भी हम आइडियल गैस के बारे में बात कर लेना तो उसकी वैल्यू 1 आती है, ये हमेशा याद रखना बाय डिफॉल्ट। इसमें ना ज्यादा सोचिए ना ज्यादा दिमाग लगाइए, आप बस इतना याद रख लीजिए कि Z की वैल्यू 1 है फॉर आइडियल गैस, दैट इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। सेकंड क्या बोल रहा है? फॉर रियल गैस व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द इफेक्ट ऑन। ओके, रियल गैस के बारे में बात हो रही, पहली बात तो जो दिया रहता है ना वो लिख लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन रीड करने में आसानी हो। ओके, इफेक्ट ऑन Z, और कब? अबव बॉइल्स टेम्परेचर। ठीक है ना? चलिए तीनों चीज दी हुई है, ये चीज हमारे पास दी हुई थी, ये चीज हमसे पूछा है, और ये हमारे पास कंडीशन। चलिए तो देखिए जब भी हम रियल गैस के बारे में बात करते हैं ना, तो जो Z की वैल्यू है, जब जैसे जैसे आपकी Z की वैल्यू 1 से इंक्रीज करने जाती है, ओके, तो तब आपका बॉइल्स टेम्परेचर यानी कि कहना चाहिए कि फॉर रियल गैसेस द वैल्यू ऑफ Z increases that is greater than 1 above boils temperature। boils temperature। तो देखिए सिंपल सिंपल, अब जब जब आपने पढ़ा होगा ये चैप्टर, तब आपने रियल गैस के पार्ट में एकदम स्टार्टिंग में ही बताया जाता है कि Z की वैल्यू जब 1 से ज्यादा होगी, 1 से कम होगी, 1 के इक्वल टू होगी, तब वो किस तरीके से बिहेव करने लगेगा। ओके, और उसके रिगार्डिंग सर्टेन टेम्परेचर कंडीशंस भी रहती है। बॉइल्स टेम्परेचर हो गया, क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया, इन्वर्शन टेम्परेचर हो गया, ये 3-4 टाइप के टेम्परेचर भी पढ़े होंगे आपने। ओके, तो चलिए इजी सा। बट द थिंग इज दैट ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ना ये थोड़ा हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर जाता है। जब आप इससे और अच्छे अच्छे जब जे मीन्स वगैरह में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये Z ग्रेटर देन 1 और Z, ये जो Z होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू रियल गैसेस। तो आपको ये देख ध्यान रखना होगा। फिर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 32 चलिए। तो बोल रहा है कि द क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी एंड द क्रिटिकल प्रेशर पीसी ऑफ CO2 आर 30.98 डिग्री सेल्सियस एंड 73 एटमोस्फेयर रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो हमारे पास पहले लिख रहे थे, पहले गैस क्या दिया हुआ है, बस CO2 दिए हुए है। CO2 का टीसी कितना दिया हुआ है, 30.98 डिग्री सेल्सियस। पीसी कितना दिया हुआ है हमारे पास, दैट इज 73 ATM। जो दिया हुआ है उसे हमने लिख लिया। अब क्या हो रहा है, कैन CO2 गैस बी लिक्विफाइड एट 32 डिग्री सेल्सियस एंड 80 एटमोस्फेयर। अब वो बोल रहा है CO2 कैन बी लिक्विफाइड, ये बताना है, एट 32 डिग्री सेल्सियस एंड 80 एटमोस्फेयर। तो टी यानी कि बेसिकली यहाँ क्या बात हो रही है, देखिए यहाँ बात हो रही है टीसी, ये जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होगा जब टीसी से, एंड जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा हमारा पीसी से। तब हमें बताना है कि गैस हमारी लिक्विफाई होना चालू हो जाएगी या नहीं होगी। बेसिकली यानी कि गैस लिक्विफाई हो सकती है नहीं हो सकती, ये बताया। जो देखिए, तो देखिए जो गैस है ना वो हमारी यहाँ पे इस कंडीशन में, दैट इज 32 डिग्री सेल्सियस एंड 80 डिग्री एटमोस्फेयर पे लिक्विफाई नहीं होगी, दैट इज इट कांट बी लिक्विफाइड एट दिस कंडीशन। तो ये कैसे आया, चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे रीजन। द थिंग इज दैट जो हमारे पास गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर है ना, ओके, वो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर से अबव है। जैसे कि मैं आपको लिखा है भी कि जो हमारे पास दिया हुआ टेम्परेचर है वो टीसी, एंड जो हमारा प्रेशर है वो पीसी। क्योंकि देखिए टीसी की वैल्यू कितनी है, 32 डिग्री, और सॉरी टी जो हमारे पास टेम्परेचर दिया और जो हमारे पास टीसी है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई थी, 30.98 डिग्री। तो देखिए सीधा सीधा ज्यादा देखिए, और यहाँ प्रेशर भी आपको 70, ये 80 दे दिया जबकि वो 73 था। तो इस वजह से हमारा क्या कहते हैं वो लिक्विफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है ना, तो आप समझ गए, आपने पढ़ा होगा व्हाट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर। चलो क्वेश्चन नंबर 34 का। तो क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है, फॉर रियल गैसेस द रिलेशन पीवी एंड टी इज गिवन बाय वैंडरवाल इक्वेशन। ओके, तो आप सभी ने वैंडरवाल इक्वेशन पढ़ी होगी, वैंडरवाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैसेस, वो क्या होती है। ओके, तो आप सामने मत देखिए, मुझे बताइए, दैट इज पी प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। इसमें मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को पता होगा व्हाट आर दिस टर्मिनोलॉजी, प्रेशर, वॉल्यूम, ओके, फिर ये सारी टेम्परेचर, आर, गैस कांस्टेंट। अब भी बात करती है ए और बी के बारे में। तो ए और बी तो आपको पता होना चाहिए क्या, व्हाट इज द। तो ए हमारा क्या होता है, ए और बी हमारे बेसिकली यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज होती है, ओके, क्योंकि हम इसे वैन डेर वाल्स कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। और वो बोल रहे हैं कि एन बी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस। ओके, इज द मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ओके, तो हमारे पास चलिए आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है रिगार्डिंग वैन डेर वाल्स इक्वेशंस। ओके, तो चलिए मैं इसे एरेज कर देता, यहाँ सारी वैल्यू यही क्वेश्चन में ही दी हुई है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग गैसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बी गिव रिजल्ट्स। ओके, चलिए पहला देखते हैं। पहला हमारे पास गैसेस को नोट डाउन कर लेते हैं, CO2, H2 एंड हीलियम। तो हमें इन्हें अरेंज कर रहा है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बी। ओके, तो बी के ऑर्डर में इंक्रीज कर, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बी में अरेंज कर रहे हैं। तो देखिए जो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बी फॉर दिस गैसेस आर, वो क्या होगा, सबसे कम होता है अपना हाइड्रोजन का, फिर हीलियम का, फिर O2 का एंड CO2 का। तो चलिए इसके पीछे का रीजन क्या होता है पता है क्या, जो हमारा वॉल्यूम ऑफ गैस होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। ओके, और जो हमारा बी है ना, दिस बी, बी इट रिप्रेजेंट द साइज ऑफ, सॉरी और मैं थोड़ा मिस्टेक कर दिया। ओके, तो हमारा जो बी है, ओके, तो बी हमारा इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल गैसेस होता है। ओके, तो जो बी है और डिनोट्स वॉल्यूम ऑफ गैस, इसके इक्वल होता है बेसिकली। और हमारा जो प्रोपोर्शनलिटी ऑफ साइन है वॉल्यूम ऑफ गैस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। तो देखिए जिसका ज्यादा साइज होगा उसका वॉल्यूम ऑफ गैस ज्यादा होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस ज्यादा होगा बेसिकली, यानी उसकी बी वैल्यू ज्यादा होगी। तो देखिए CO2 का सबसे ज्यादा मोलर मास होगा, साइज ज्यादा होगा, दैट्स वाई उसका जो हमारा दैट इज बी की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा होगा। इजी। चलिए अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, ओके 34 पे पार्ट 2 देखना। तो ये क्या बोल रहा है,
अरेंज द फॉलोइंग गैसेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब ए के बारे में बताना है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। चलिए अरेंज कर लेते हैं इसे भी। तो हमारे पास गैसेस बेसिकली क्या दी हुई है, CH4O2 एंड H2। तो चलिए दैट इज, देखिए जो वेक्टर कांस्टेंट ए है ना, वो आपको बताया भी गया है कि इट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ए इज इक्वल्स टू रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ओके, तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। और ये अब अगर हमें इसके रिगार्डिंग बताना है कि ये इंक्रीज कब करता है डिक्रीज कब करता है, तो इसकी प्रोपोर्शनलिटी, इसकी कंडीशन, यानी कि ये किस प्रॉपर्टी ऑफ दिस मॉलिक्यूल या फिर गैसेस पे डिपेंड करता है, तो बेसिकली होता है उसके साइजेस पे ऑनली। तो दिस ए इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ओके, तो इसमें जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी कि साइज ऑफ जो भी आपके पास गैसेस या फिर कोई भी मॉलिक्यूल दिया है, वो जैसे जैसे इंक्रीज करना लगता है, वैसे वैसे आपकी ए की वैल्यू इंक्रीज करने लगती है। सो जितना ज्यादा साइज ऑफ मॉलिक्यूल होगा, उतना ज्यादा उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, हेंस उसकी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी पावर होगी और उसमें मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ओके, सो मोर इज द साइज, मोर इज ए वैल्यू, सिंपल इज लाइक दैट। तो आप सिंपली आप तो आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं इसका ऑर्डर। ऑर्डर ओके, तो इसका ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज CH4 का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन क्लाउड सबसे ज्यादा, Q2 का, एंड दैट इज H2 का। ओके, इजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का, क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस दैट इज P आइडियल एंड ऑब्जर्व्ड प्रेशर P रियल इज गिवन बाय द इक्वेशन। ओके, तो ये हमारे पास इक्वेशन है आफ्टर सम जो भी करेक्शन टर्म यूज करें हमने वो। फिर बोल रहा है, चलिए पहले इक्वेशन लिख लेते, P आइडियल और P रियल के बीच का रिलेशन है प्लस ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। बोल रहा है if pressure is taken in Newton meter square, number of moles in mole and volume in meter cube, calculate the unit of A। ठीक है, what will be the unit of A when pressure in is in atmosphere and volume in decimeter? ओके, चलिए देखिए। तो देखिए पहली बात तो हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है उसके ऊपर पे हमें उसकी यूनिट निकालनी है। तो यूनिट ऑफ P जो दी हुई है हमारे पास, दी हुई है न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर हमें यूनिट ऑफ ए निकालनी है, यूनिट ऑफ ए तो वो बेसिकली होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर इनटू, देखिए वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम की यूनिट मीटर की होती है और उसका स्क्वायर कर देंगे और उसको डिवाइड में ला देंगे और वो हमारा हो जाएगा मोल स्क्वायर से, क्योंकि ये हमारा मोल हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्या होगा हमारा ये, दैट इज मीटर क्यूब। ठीक है, और पी रियल तो हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर है। आप इसको उल्टा करिए, मान लीजिए इसको आपने इधर ला लिया उधर ला लिया, प्लस माइनस करिए, यूनिट तो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर ही रहेगी। ओके, सो द आंसर विल बी यूनिट ऑफ ए की हो जाएगी न्यूटन मीटर फोर मोल स्क्वायर, लेकिन ये माइनस टू में रहेगा। ठीक है ना, सो डिपेंड डिविजन टर्म में आ जाता है। चलिए अब बात करते हैं यूनिट, दैट इज द सेकंड पार्ट, यूनिट ऑफ ए व्हेन, कब, जब प्रेशर इज इन एटमोस्फेयर एंड प्रेशर is in atm and volume in डेसीमीटर क्यूब। चलिए बस यूनिट कन्वर्जन वाला खेल है यहाँ पे। तो यूनिट ऑफ ए कितना आ जाएगा, एटीएम क्रॉस डेसीमीटर क्यूब का होल स्क्वायर, और ये हमारा डिवीजन में जाएगा विथ मोल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, एटीएम डेसीमीटर 6 मोल माइनस 2। ठीक है ना, सिंपल था, बस यूनिट कन्वर्जन का खेल करना था। और आपको बस ये, अरे बहुत ही सिंपल सा सवाल है, प्रेशर की वैल्यू और यूनिट दी हुई थी, बस इसको थोड़ा अरेंज करना था। ये तो आपको पता ही था, मोल है और ये वॉल्यूम की वैल्यू मीटर क्यूब में थी, बस सिंपल था, इजी सा क्वेश्चन था। फालतू में बड़ा क्वेश्चन बना दिया बस इसे। चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 36। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है नेम टू फिनोमिना दैट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस टेंशन। चलिए बस नेम ही तो बताना है, सिंपल क्वेश्चन। तो
two phenomena can be explained on surface tension. तो इनमें से एक चीज तो हमने कल ही पढ़ा था. फर्स्ट थिंग इज दैट रेन ड्रॉपलेट्स, दैट इज spherical shape of rain droplets, यानी कि जो हमारा बारिश होता है उसके जो रेन के ड्रॉपलेट्स होते हैं उनका शेप थोड़ा स्फेरिकल सा के होता है. द सेकंड वन इज जो आपने मे बी मैंने सीरीज में नहीं बताया होगा, बट द थिंग इज दैट आपने जब ये चैप्टर पढ़ा होगा तब आपने ये पढ़ा होगा कि जो कैपिलरी होता है एक्शन, ओके, कैपिलरी ट्यूब का जो कैपिलरी एक्शन होता है, कैपिलरी एक्शन ड्यू टू विच द लिक्विड इन capillary arises and falls. ओके, तो ये क्या लिखा है मैंने, देखिए जो कैपिलरी ट्यूब देखा होगा आपने, तो उसमें जो लिक्विड होता है उसमें जो उसका कभी वो लिक्विड जो ऊपर होता है कभी नीचे होता है, तो वो जो एक्शन होता है दैट इज बेस्ड ऑन दिस स्फेरिकल सॉरी सरफेस टेंशन फिनोमेना. ठीक है ना. तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिखा देता हूँ कैपिलरी एंड द सेकंड वन इज रेन ड्रॉप, इससे आप याद आ जाएगा. ओके, इजी. चलिए let's move on to question number 37. तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? Viscosity of a liquid arises due to strong intermolecular forces existing between the molecules. Stronger the intermolecular forces, greater is the viscosity. Name the intermolecular forces existing in the following liquids and arrange them in increasing order of their viscosity. Also give the reason for assigned order in one line. Okay, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? पहली बात तो वाटर दिया हुआ है, हेक्सेन दिया हुआ है, फिर CH3 कुछ हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, CH2 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 CH3 थोड़ा लंबा सा है, फिर ग्लिसरीन है और उसके बाद में कुछ अल्कोहल है, CH2OH CHOH CH2OH. ठीक है, तो चलिए हमारे पास 1 2 3 4 5 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, हमें इनके ओके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ विस्कोसिटी में अरेंज करना है इन्हें. चलिए देखते हैं. तो देखिए अगर हम सबसे पहले वाले जो मॉलिक्यूल दिया है दैट इज वाटर एंड हेक्सेन, उसके बारे में बात करें तो देखिए हेक्सेन और वाटर के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो हेक्सेन है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. ओके, और उसमें लंडन फोर्स है जो कि बहुत ही वीक होती है बिटवीन द इंटरमॉलिक्यूल्स. ओके, तो हेक्सेन के बारे में यही लिखा देता हूँ. लंडन फोर्सेस होता है वीक लंडन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ये हो गया. द सेकंड थिंग इज नॉन पोलर होता है. चलिए अभी हम बस इनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख लें, बाद में हम इसे थोड़ा रिलेट करेंगे. वाटर में क्या होता है? वाटर में अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है. ओके, बट यहाँ पे एक और एटम है जिसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, दैट इज वाटर एंड ग्लिसरीन हैव ऑक्सीजन एटम, जिसकी वजह से विच इज इलेक्ट्रोनेगेटिव फर्स्ट थिंग. ओके, एंड फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ओके, तो इसमें और इसके साथ साथ यहाँ पे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी फोर्स होता है एंड ऑल्सो हैव डायपोल डायपोल इंटरेक्शन. ओके, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं. और ग्लिसरीन में जो होता है ना हमारा, अगर हम ग्लिसरीन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ले तो उसमें 3 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं. ओके, तो 3 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, तो इसका मतलब कि इसमें देखिए अभी हाइड्रोजन में आपके पास में सॉरी जो H2O दैट इज द वाटर, अगर आप H2O के बारे में बात कर ले तो उसमें सिर्फ सिंगल वाटर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, लेकिन जो ग्लिसरीन है उसमें 1 ऑक्सीजन एटम, बट जो ग्लिसरीन है उसमें 3 ऑक्सीजन एटम है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस ज्यादा होगी. ठीक है ना. तो अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, तो ये तो समझ आ गया कि आपको जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ वाटर एंड ग्लिसरीन है उसमें ग्लिसरीन ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन शो करेगा. ठीक है, तो अब हमारे पास जो कुछ भी चाहिए था वो मिल गया. अब बस बची बात हमारी किसकी, दैट इज दिस अल्कोहल. ओके, सॉरी ओके, सो ये जो अल्कोहलिक स्ट्रक्चर है ना, दिस इज फॉर द ग्लिसरीन एंड दिस इज फॉर द हेक्सेन. चलिए
तो हमने बार बार उसी को रिपीट कर लिया। ओके, उस पर ध्यान नहीं करना, सॉरी। तो आपके पास आंसर इजीली आ गया, दैट इज हेक्सेन का सबसे कम होगा, फिर वाटर एंड ग्लिसरीन। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। और कितने क्वेश्चन है चलिए देखने दीजिए मुझे। ओके, सो 2 to 3 क्वेश्चन है, फिर हम 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑपरेटिंग बिटवीन इट्स पार्टिकल्स, व्हाट विल हैपन टू द विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड इफ इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। ओके, तो ये बोल रहा है कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड पे क्या इफेक्ट होगा जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करने चाह रहे हैं। ओके, तो हमें टेम्परेचर और विस्कोसिटी के बारे में यानी कि डिपेंडेंसी बताना है फॉर अ सर्टेन लिक्विड। ओके, चलिए देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट थिंग हमारे पास क्या बोला गया, वी हैव, सॉरी, हमें बोल रहा है कि वो टेम्परेचर इंक्रीज करना है फर्स्ट थिंग। तो मैं जब भी इंक्रीज की बात करता हूँ मैं अपर वाला एरो लगा देता हूँ, ठीक है। सो द इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो उससे क्या होता है, उससे हमारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। ओके, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होगा वो डिक्रीज होने लगेगा, हेंस डिक्रीजेस द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके, जो कि हमारा कोई भी पार्टिकल है, मान लीजिए एक पार्टिकल है, इन दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो लग रहा है, ओके, तो वो थोड़ा सा वीकन होने लगता है। ओके, और अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी लिक्विड दिया हुआ है, जैसे आपने एक बीकर लिया, उसमें आपके पास ये दो एलिमेंट दे दिए, दो एटम, सॉरी, दो पार्टिकल दे दिए ऑफ लिक्विड, तो इन दोनों के बीच का जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाएगा, दैट इज डिक्रीज करने लगेगा, तब उन दोनों के बीच में जो टाइटनेस होगी, ओके, तो विस्कोसिटी को हम मानते हैं दैट इज द टाइटनेस बेसिकली। तो इसकी जो विस्कोसिटी होगी, विस्कोसिटी इज ऑल्सो डिक्रीज। तो ये ऐसा वाला क्वेश्चन हमने एमसीक्यू टाइप में भी किया है, जहां तक मुझे याद है हमने पिछले वाले क्लास में किया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। ओके, तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज नाउ क्लियर टू यू। आपका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टेम्परेचर पे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाने लगेंगे तो आपका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिक्रीज करने लगेगा। क्यों करने लगेगा? क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो आपके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ओवरकम करने लगती है, यानी कि वो उससे ज्यादा इफेक्ट दिखाने लगती है। तो वहां पे आपके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो वीकर होने लगता है। ओके, तो उसी की वजह से हमारी जो विस्कोसिटी है वो भी डिक्रीज करने लगती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में बात करते हैं, कुछ ग्राफिकल से क्वेश्चन है, चलिए देख। तो ग्राफ में नहीं बना रहा है यहाँ पे, आई थिंक इट इज मोर विजिबल इन दिस लेफ्ट पैनल। तो क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोल रहे हैं, द वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद द वॉल्यूम। ओके, तो सही बात है, पीवी ग्राफ है, बोल रहा है कैन बी। ओके, फिर बारे में बात की गई है कि फर्स्ट थिंग इज दैट हाउ विल द वॉल्यूम ऑफ ए गैस चेंज इफ इट्स प्रेशर इज इंक्रीज्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, तो हमारे पास कुछ ग्राफिकल कंडीशन दी हुई है और हमारे पास टेम्परेचर दिया हुआ है। ओके, तो ये पीपी ग्राफ है और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ दिया है। तो हमें इसके बेसिस पे बताना है कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो प्रेशर के हिसाब से किस तरीके से चेंज हो रहा है एट अ कांस्टेंट प्रेशर। क्योंकि देखिए अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे, दैट इज द रेड लाइन, तो उसमें तो पूरे अलोंग ऑल द टाइम टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। ठीक है ना, और उसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर और वॉल्यूम पे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशन दी हुई है। चलिए देखते हैं। तो देखिए अगर आपको पहला वाला क्वेश्चन चेक करना है ना, तो आपको पहले यही दिख जाएगा कि यहाँ पे हमें बॉयल्स लॉ लगाना है। ओके, फर्स्ट थिंग इज बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ बोलता है कि जो प्रेशर ऑफ गैस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। ओके, तो प्रेशर जो हो गया वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द वॉल्यूम ऑफ गैस, और ये क्या होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो देखिए यही चीज तो दी हुई थी, पीवी ग्राफ के बीच में हमें डिपेंडेंसी पता करनी थी और हमारे पास टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट दिया हुआ था। चलिए, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे आपका वॉल्यूम डिक्रीज करने लगेगा वैसे वैसे आपका प्रेशर इंक्रीज करने लगेगा, और हमें यही तो पूछा था। सो as the volume starts decreasing, तो डिक्रीज के लिए मैं डाउन एरो बनाता हूँ, स्टार्ट डिक्रीजिंग, देन द प्रेशर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, ठीक है ना। सो एज इज लाइक जस्ट अ फॉर्मूला, P is inversely proportional to V, बस आपको बॉयल्स लॉ रिकॉल करना था।
फिर तो ये क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे इसका सेकंड पार्ट पे देखते हैं। तो बोल रहा है कि एट कांस्टेंट प्रेशर हाउ विल द वॉल्यूम ऑफ अ गैस चेंज इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 200 टू 400। अब वो बोल रहा है कि हमने प्रेशर को कुछ नहीं करना, हालांकि हमारे पास पीवी ग्राफ दिया है, बट हमने अगर हम मान लेते कि हमारा प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है और हमारा वॉल्यूम किस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा अगर हम अपना टेम्परेचर बढ़ा रहे कम कर रहे तो ओके चलिए देखते हैं। तो अब हमारी बात अब वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में बात करनी है, तो हमें यहाँ पे चार्ल्स लॉ को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ओके, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ क्या बोलता था कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है, ओके, ये जो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। और यहाँ पे हम क्या अजम्पशन मान के चल रहे हैं, दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, सो एज सून एज वॉल्यूम स्टार्ट इंक्रीजिंग, सो टेम्परेचर ऑल्सो स्टार्ट इंक्रीजिंग। या फिर आप टेम्परेचर, ओके, तो हमें टेम्परेचर और वॉल्यूम के बारे में बात करनी, सॉरी थोड़ा मैंने उल्टा लिख दिया। सो as temperature starts increasing the volume starts increasing too, ठीक है ना। सो इजी, बस आपको चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, बस आपका एवोगेड्रोस लॉ बच गया। ओके, तो उसकी जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। जो जो चीज हमें पूछी गई उसके रिस्पेक्ट में आपको उसके थोड़े से थ्योरम्स याद रखने होंगे। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक दिस विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है। ओके, सो ये क्या हो रहा है कि इसमें भी कुछ ग्राफिकल कंडीशन दी हुई है, बट ये रियल गैस और आइडियल गैस के कॉन्सेप्ट में, ठीक है ना। चलिए इसके लिए चलिए मैं आपको यहाँ पे ग्राफ भी बना लेता हूँ, आपको यहाँ ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। दैट इज प्रेशर। तो प्रेशर हमारा वाई एक्सिस पे चल रहा है एंड इन द एक्स एक्सिस वी हैव वॉल्यूम। अब हमारे पास ओके दो पेन यूज कर लेंगे। दिस इज द रेड वन। ओके, ओके टाइम जाएगा उस एक ही पेन से बनाते हैं। चलिए, ये ऊपर वाला है, ये नीचे, ठीक। ये वाला जो है हमारा, दिस इज द रियल गैस एंड दिस वन इज आइडियल गैस। ओके, सो क्या बोल रहा है, पहला पार्ट बोल रहा है इंटरप्रेट द बिहेवियर ऑफ रियल गैस विद रिस्पेक्ट टू आइडियल गैस एट लो प्रेशर, ठीक है। तो लो प्रेशर पे हमें बताना है कि रियल गैस का बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू आइडियल गैस। चलिए देखते हैं। तो देखिए, जब हम लो प्रेशर के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, एट लो प्रेशर, तो जो रियल गैस का कर्व है वो कॉन्साइड कर रहा है विद द आइडियल गैस। देखिए, अगर आप इस प्रेशर के बारे में बात करें, देखिए जब हाई प्रेशर चल रहा है तो इन दोनों के ग्राफ के बीच में आप इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि उन दोनों की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस है। बट द थिंग इज दैट जैसे ही आप इस बॉटम नेक पे टच करते हैं, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत ही स्लाइटली चेंजेस दिख रहे हैं आपके कर्व में। ओके, सो एट लो प्रेशर द कर्व ऑफ रियल गैस कोइंसाइड्स, यानी कि लगभग एक दूसरे के ऊपर ही आ गया, कोइंसाइड्स विथ आइडियल गैस। ओके, तो बस हमें बताना है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। सो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि दिस शोज द डेविएशन ऑफ बिहेवियर ऑफ रियल गैस विथ रिस्पेक्ट टू आइडियल गैस। ओके, और वो यहाँ पे क्या हो रहा है, इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो आप देख भी सकते हैं जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं तब तो डेविएट कर रहा है, बट जैसे जैसे आप प्रेशर कंडीशन डिक्रीज करें तो ऑलमोस्ट वहां पे नेग्लिजिबल डिफरेंस दिख रहा है आपके कर्व में, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू ऑप्शन पार्ट बी। तो उसमें क्या करना है, अब हमें सेम चीज बतानी है एट हाई प्रेशर। तो हमने लो प्रेशर की बता दी है कि इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बट एट हाई प्रेशर कंडीशन, ओके, जब आपका प्रेशर कंडीशन हाई होगा तब आपका रियल गैस का जो कर्व है वो बहुत ही ज्यादा दूर है विथ आइडियल गैस। ओके, सो द कर्व ऑफ रियल गैस इज फार अपार्ट फ्रॉम आइडियल गैस। ओके, तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो हमारा डेविएशन है, हेंस डेविएशन एट हाई प्रेशर इज लार्ज, ठीक है ना। तो हमने डेविएशन के बारे में बात कर रहे थे, वहां पे बहुत ही नेग्लिजिबल था और यहाँ पे बहुत हाई। अब बात करते हैं हम लास्ट पार्ट की, दैट इज द थर्ड पार्ट।
Mark the pressure and the volume by drawing a line at the point where the real gas behaves as an ideal gas. ठीक है, कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। तो देखिए, जो प्रेशर P1 यानी कि मान लेते हैं लेट pressure P1 and volume V1 be the state where the ideal gas behaves, sorry ऐसे कर सकते हैं, real gas behaves as an ideal gas, क्योंकि आइडियल गैस तो हमेशा ही रहती है, बट द थिंग इज दैट रियल गैस हमारी आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगेंगी। वो कंडीशन होगी जब हमारा प्रेशर P1 एंड V1 होगा। तो चलिए हम वो मार्क कर लेते हैं। तो इसीलिए मैंने ये ग्राफ भी बनाया था इस पे, ताकि मैं फिर से ना बनाना पड़े। तो देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये एकदम प्रॉपरली कोइंसाइड कर रहे हैं इस पॉइंट पे। तो मान लीजिए ये पॉइंट हो गया हमारा V1 और ये वाला पॉइंट हो गया हमारा P1। तो इस वाली कंडीशन पे एट दिस P1 एंड एट दिस V1 हमारा जो रियल गैस है वो बिहेव करने लगेगा एज एन आइडियल गैस। ओके, सो आर ऑप्शन फॉर आर आंसर फॉर दिस थर्ड पार्ट इज दिस वन। तो हमने पहले ही सॉल्व कर लिया, समझ लीजिए। ठीक है ना? तो ठीक है, आज हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक कर लिया। तो अभी देख रहा मैं कितने क्वेश्चन बचे अभी। ओके, सो 40 44। ओके, तो मोस्टली नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएंगे। ओके, सो 2-3 पार्टी बची। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।